मैं कमरे के छोटे से रोशनदान से बाहर का मंजर देख रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस कमरे से निकलूं और इस मंजर का हिस्सा बन जाऊं। ये रंग, ये खुशबू, ये आवाजें, ये सब मेरे दिल को अपनी तरफ खींचती थी। बचपन से मेरी सब देखती आई थी, सुनती आई थी, लेकिन कभी इस मंजर का हिस्सा न बन सकी थी। शायद मेरा किस्मत इसी कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। मैंने जब से होश संभाला था अपने आसपास यही ये सब कुछ देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सबसे बहुत दूर थी और इसकी वजह रेशमा बाई थी। रेशमा बाई इस कोठे की बड़ी तवाइफ थी। उसके हुक्म से यहाँ सब सांस लिया करते थे और वही तय करती थी कि कब कौन सी लड़की रक्स करेगी तो कौन सी मर्दों का दिल लुभाएगी। मैं जब भी यहाँ मौजूद लड़कियों को रक्स करते देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इन चीजों को अच्छा कर सकती हूँ। इन सब से कहीं ज्यादा मैं खूबसूरत भी थी। मेरे अंदर वो अदाएं थीं जो यहाँ की किसी लड़की में नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि रेशमा भाई ने मुझे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। यहाँ आने वाला हर ग्राहक मेरी मौजूदगी से भी बेखबर था। काफी देर से मैं रक्स का ये मंजर देख रही थी। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं खुद ही अपने कमरे में झूमने लगी थी। मेरे पाँव इतनी तेजी से थिरक रहे थे जैसे मैंने बाकायदा रक्स सीखा हो, जो कि मैंने बिल्कुल भी रक्स नहीं सीखा था। इस कोठे की सारी लड़कियों को रक्स सिखाने के लिए मास्टर साहब तशरीफ लाते थे, लेकिन रेशमा बाई तो मुझे उनके पास भी जाने नहीं दिया करती थी। जब मैं नाचते नाचते थक गई तो गिर पड़ी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इस तन्हाई भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। अब तो मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद ही लोगों के दरमियान जाऊं और बताऊं कि मैं भी हूँ, लेकिन मुझे इस बात की हर किस पे इजाजत नहीं थी। मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाजा खुला और रेशमा बाई अंदर चली आई। आते ही उसने मेरे माथे पर चूम दिया और कहने लगी, गुड़िया आज तो बता दो, आखिर कितना इंतजार करवाओगी। मैंने नफरत से उसे देखा और कहा कि मुझे नहीं पता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें क्या जानना है? मुझे नहीं मालूम। मेरे पास तुम्हें बताने को कुछ नहीं है। मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने गुजरी है। पता नहीं क्यों फिर तुम अपने सवालों से मुझे परेशान करती हो। मुझे बाहर जाना है, लोगों से मिलना है। कब तक मैं इस तरह की जिंदगी गुजारूंगी? रेशमा बाई ने मेरे पाँव पकड़ लिए और अपनी गोद में रखकर मेरे पाँव पर हाथ फेरने लगी। मुझे प्यार से पुकारते हुए कहने लगी, मैं तेरी बहुत खिदमत करूंगी, सारी जिंदगी में तेरी गुलाम बनकर रहूंगी। बस तुझसे एक बात ही तो पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बताती? देख, मेरे बात उस कोठे की मालकिन तक बन सकती है। मैं तो तेरे पाँव धोकर पीने के लिए भी तैयार हूँ, मगर तुझे खुद अपने आप पर रहम नहीं आता तो मैं क्या तुझ पर रहम खाऊंगी? मैंने गुस्से से अपने पाँव रेशमा बाई के हाथों से आजाद करवा दी और कहा कि नहीं मालूम मुझे कुछ भी। कितनी बार यही बात हो रहा हूँ, तुम बहरी हो या पागल हो? समझ नहीं आता तुम्हें? मेरी बात सुनकर रेशमा बाई ने एक अजीब सी नजर मुझ पर डाल दी और कहने लगी, तू भी अपनी माँ की तरह जिद्दी है। तेरी माँ भी ये राज अपने सीने में लिए चली गई और तू भी नहीं बताना चाहती। मैं जानती हूँ तुझे सब मालूम है। तेरी माँ जाते जाते तुझे हर राज देकर गई, इसीलिए ज्यादा बोरी बनने की जरूरत नहीं है। रेशमा बाई ने नफरत से मेरे चेहरे पर थूका और कमरे से निकल गई। मैं जानती थी अब वो 2 रातों से पहले नहीं आएगी, और आएगी तो फिर यही सवाल पूछेगी। मैं 10 साल की थी जब मेरी माँ इस कोठे पर नाचती नाचती एड्स जैसी बीमारी का शिकार होकर मर गई थी, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता कर गई थी। ना कोई राज, ना कोई बात। मैं तो उसे आखिरी वक्त में बात तक नहीं कर सकी थी, मगर पता नहीं रेशमा बाई को किसने कह दिया था कि मेरे पास कोई राज है। वो किस राज के बारे में पूछा करती थी, मुझे तो यही भी नहीं मालूम था। मैं तंग आ चुकी थी। वो कभी प्यार से बात करती तो कभी नफरत से थूकती थी, कभी मार पीट पर उतर आती तो कभी मेरे लाड उठाने लगती। बस उसे किसी भी कीमत पर वो राज चाहिए था। रेशमा बाई चली गई थी और मैं एक दफा फिर इसी तारी कमरे में रह गई थी जहाँ मेरी माँ ने सिसक सिसक का दम तोड़ दिया था। मेरा बाप कौन था मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरी माँ बहुत ही अच्छी औरत थी। उसे हालात ने यहाँ पहुंचा दिया था और हालात से लड़ते लड़ते ही वो कब्र में चली गई थी। जाते जाते वो मुझे कह गई थी कि जो गुनाहों भरी जिंदगी मैंने गुजारी है, मैं चाहती हूँ कि कभी उसका साया भी तुझ पर ना पड़े। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उसने सबसे लड़ भड़ कर मुझे इस कोठे की रंगीनियों से बचा कर रखा। तो उस वक्त रेशमा बाई हर वक्त अम्मा को डराती और मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश करती। वो अम्मा से यही कहती कि तेरी बेटी सोने की चिड़िया है और ये चिड़िया मुझे लाख रुपए की कीमत दिलवाएगी। अम्मा हर बार सामने आ जाती और रेशमा बाई से कहती कि अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिस दिन अम्मा का इंतकाल हुआ मुझे लगा कि मेरे सर से किसी ने छत छीन दी हो। मुझे खौफ आने लगा था कि अब रेशमा बाई मेरे साथ क्या करेगी।
मुझे यकीन था कि वो मेरे पास आएगी, मुझे हाथ पकड़ते हुए खींच कर ले जाएगी और किसी गाहक के आगे फेंक देगी। लेकिन हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब रेशमा बाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता नहीं अम्मा के मरने के बाद ऐसा क्या हो गया था कि रेशमा बाई ने एक दफा भी मुझे उस कमरे से नहीं निकाला था। वो तो किसी राज की खोज में पड़ गई थी, और राज जो मेरी माँ को मालूम था और रेशमा बाई को लगता था कि अब वो राज मुझे मालूम है। मेरी माँ को मरे अब 7 साल होने वाले थे। मैं 17 साल की हो रही थी और अब तक इसी एक कमरे में थी। गुजरे 7 सालों में कुछ भी नहीं बदला था, न मेरी तन्हाई न रेशमा बाई के सवालात। कई दफा मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोठे की ऊंची दीवारों को फलांगना हम जैसी मासूम लड़कियों के बस की बात भी तो नहीं थी। यहाँ हर तरफ रेशमा बाई के आदमी लगे हुए थे जो हम लड़कियों पर कड़ी नजर रखते थे। और फिर जब रेशमा बाई को पता चला कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ तो उसने मजीद मुझ पर कड़े पहरे तैनात कर दिए थे। कुछ दिन के बाद से तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। 2 दिन और गुजरे और फिर रेशमा बाई मेरे कमरे में आ गई, मेरे पैरों को खुद पानी से धुलाने लगी और फिर मुझे पास से पहनाने हुए कहने लगी, देखो तुम्हारे पैरों पर कितनी जचती है ना, सोचो अगर मैं घुंघरू बांध कर तुम्हें रक्स करने दूंगी तो कैसी महफिल बंधेगी। यहाँ आने वाला हर ग्राहक तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी भी भारी कीमत लगे इस कोठे में, तुम्हारी खास हैसियत हो, मेरे बाद तुम मालकन बनो। मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। मैं अच्छी तरह जानती थी अब इसकी अगली बात क्या हो, और वही हुआ। रेशमा बाई ने फिर वही बात दोहरा दी थी और कहने लगी कि बस एक बार बता दूं, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया था। आपकी बार तो मैंने रेशमा बाई के मुंह पर थूक दिया और कहा कि नहीं मालूम मुझे कुछ भी, और अगर पता होता भी तो तुम्हें कुछ ना बताती। पता नहीं क्यों मैं गुस्से में ऐसा कह गई थी, जिसकी वजह से वो भी बिफर गई। उसने मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारे थे, मेरा सर जाकर टेबल के किनारे से टकरा गया था। उसकी आंखें शोला उगल रही थी, उसका बस चलता तो वो मेरी जान ले लेती, लेकिन शायद वो राज इतना कीमती था कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मेरी जान नहीं ले सकती थी। रेशमा बाई मुझे बंद करके चली गई तो मैं बिस्तर पर लेट गई। मेरे सर से खून बह रहा था, लेकिन तकलीफ का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। शायद मैं इस तकलीफ की आदी हो चुकी थी। अपनी माँ के तकिए पर आंसू बहाते मैं सोचने लगी कि ये किस राज की बात है। ऐसा क्या था मेरी माँ को जो रेशमा बाई के लिए जानना इस कदर जरूरी है कि मैंने उसके मुंह पर थूक दिया, फिर भी उसने मेरा गला नहीं दबाया। यही सोचते सोचते मेरे सर में शदीद टीसे उठने लगी थी। अक्सर ही मेरे सर में दर्द होता था, लेकिन ये टीसे तो आज बढ़ती ही जा रही थी। शायद ये इस चोट का असर था जो टेबल से टकराने पर मेरे सर पर लगी थी। मेरी नजर मेरे हाथों पर पड़ी तो वो सुर्ख हो रहे थे। शायद दर्द की शिद्दत से मैंने मुठ्ठियां भींची थी और ये उसी का नतीजा था। मैं अपने सर जोर जोर से तकिए पर मारने लगी कि शायद इस तरह दर्द कुछ कम हो जाए। काफी देर गुजरी, लेकिन दर्द था कि कम ही नहीं हो रहा था। और फिर कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं चौंक उठी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रात में रेशमा बाई 2 दफा मेरे कमरे में आई हो। कुछ देर पहले ही तो वो इस कदर गुस्से में निकली थी। क्या सच में वो मेरी जान लेने आ गई थी? ये सोचकर मैं घबरा गई थी। मेरी नजर दरवाजे पर जमी हुई थी। ताला खुला था और फिर मैंने देखा था दरवाजा खोलकर अंदर आने वाली रेशमा बाई नहीं बल्कि शब्बो थी। वो इस कोठे की एक पुरानी तवाइफ थी, लेकिन आज तक कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। मैं हैरत ज़्यादा नजरों से उसे देख रही थी। उसका यहाँ क्या काम था? क्या रेशमा बाई ने उसे यहाँ भेजा था, या वो मुझे मारने के लिए आई थी, या फिर वो भी वही सवाल पूछने आई थी जिसका जवाब रेशमा बाई को नहीं मिल रहा था। मगर शब्बों के अंदाज देखकर मुझे लग रहा था कि बात कोई और ही है। बिल्कुल चोरों की तरह मेरे कमरे में आई थी। आते ही इसने दरवाजा वापस बंद कर दिया था और दबे पांव मेरे बिस्तर तक चली आई थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो रेशमा बाई से नजर बचाकर यहाँ आई थी। वो मेरे बिस्तर पर बैठी और मेरे सर से निकलता खून देखकर उसने अपने दुपट्टे को फाड़कर मेरे सर पर पट्टी बांध दी थी। टेबल पर रखा गिलास उठाकर मुझे पानी पिलाया। मेरे माथे को चूम कर कहने लगी, पता है गुड़िया, तुम मुझे बेटी की तरह अजीज हो। तुम्हारी माँ मेरी पक्की सहेली थी, हम दोनों हमेशा साथ रही है। वो तुम्हें लेकर बहुत से फिक्रमंद रहती थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम इस कोठे पर रक्स करो, दूसरे मर्दों के बिस्तर की जीनत बनो। तुम्हारी माँ एक बहुत नेक औरत थी।